नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2012 से लेकर 2018 तक में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हम जो है सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज के पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंडियन नेशनल मूवमेंट को, तो उससे जो है 85 क्वेश्चंस 2012 से लेकर के 2018 तक में मिला करके पूछे गए थे, तो उसे हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को। तो इंडियन पॉलिटी से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे जो है हम कुछ पार्ट्स करके देखेंगे क्योंकि बहुत हैवी हो जा रहा है लेक्चर। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने इस सीरीज के पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर आपको यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में वो लेक्चर लगा हुआ है, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इसी के साथ इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग भी मुझे ज्वाइन करिए। कमेंट बॉक्स में जैसे ही प्रश्न आपको दिखे आप जो है उसका उत्तर लिखिए और खुद को जांचिए कि प्रीवियस ईयर पेपर में आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। क्योंकि देखिए, पॉलिटी की अगर बात करें तो खूब प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस प्री में, और दूसरी बात है कि इन प्रश्नों की जो प्रकृति होती है वो बार बार रिपीट होने की है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे कि जो है रिपीट होते हैं, तो ऐसे में प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 के हिसाब से करके चलते चलिए और कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, उद्देशिका संविधान का हिस्सा है या नहीं है, इसको लेकर के बहुत जो है विवाद रहा कि क्या है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं है, लेकिन जो है बाद में फाइनली बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये माना गया कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में भी इस पर मोहर लगाई गई। ठीक है, तो इसका उत्तर है 1 का सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, जैसा उसे सबसे अच्छा लगे। हालांकि उसके अच्छा लगने से दूसरे को बुरा न लगे, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, तो ये देखिए ये तो जो है बिल्कुल ही रिलेवेंट नहीं है, और अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो किस मुकदमे में जो है ये कहा गया, इसका उत्तर बताएं। तो देखिए ये जो है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो जो लैंडमार्क मुकदमे हैं जैसे केशवानंद भारती, गोलकनाथ, उसके अलावा बम्बई, ये सारे जो मामले हैं इस पे आपकी पकड़ ठीक होनी चाहिए। इन दो प्रश्नों से आपको ये पता चल गया होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। तो नीचे कूट है, कूट में पूछा जा रहा है कि क्या केवल 1 और 2, क्या केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4, यानी सभी मिलके करते हैं? इसका उत्तर जल्दी से लिखें।
तो देखिए इसका उत्तर है ए। ठीक है, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन करता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और उसके अलावा जो है पांडिचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका उत्तर है ए, 1 और 2। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद से कोई मतलब नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। बताएं जल्दी से। तो देखिए इसका उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक है, तो अगर कार्यकाल केवल इनका 4 वर्ष का हुआ लेकिन ये 66 वर्ष के हो गए तो इनको जो है त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, तो चौथे का उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, ध्यान दीजिएगा ये 2012 के प्रश्न है। वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका उत्तर राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो 5 का उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्राधिकरण हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, और उपयुक्त सभी, यानी 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसका उत्तर बताएं। तो देखिए संवैधानिक प्राधिकरण वो हैं जिनके बारे में संविधान में लिखा गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है, राज्य वित्त आयोग के बारे में भी बात की गई है संविधान में जो है। उसके अलावा जिला पंचायत यानी जो है पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो राज्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, वैसे भी ये कोई प्राधिकरण नहीं है, तो ये 1, 2 और 3, तो 6 का उत्तर है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर बताएं। तो देखिए इसका उत्तर है 7 का बी, संविधान द्वारा है। संविधान में स्पष्ट रूप से महालेखा और नियंत्रक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 48 से लेके आर्टिकल 151 तक। ठीक है, ये इनके बारे में लिखा गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर ने इनको क्या बताया था, कैग को। धन विधेयक कहाँ पूर्व स्थापित किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी जो प्रश्न है ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट होता है। तो देखिए धन विधेयक जो है सामान्य विधेयकों से अलग होता है, और जितने विधेयक हम जानते हैं राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी किसी में प्रस्तुत हो सकते हैं, लेकिन धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, आगे। लोकसभा
और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो आप देख लीजिए, संसद द्वारा ये तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति द्वारा, ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अब दोनों सदन लगभग सेम ही पावर एक्सरसाइज करते हैं। उसमें भी अगर राज्यसभा को देखा जाए तो राज्यसभा के पास कुछ अधिक भी पावर है। राज्य सूची के विषय पर वो जो है अधिकारिता दे सकती है संसद को। उसके अलावा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का वो सृजन कर सकती है, आदि आदि। तो ऐसे में ये लोग तो कर ही नहीं सकते जो है, ठीक है। तो ये केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और ये जो संयुक्त बैठक होती है ये कभी भी संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं हो सकती है, साधारण विधेयकों पर संयुक्त बैठक होती है। और उसके अलावा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो 9 का उत्तर है ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से मिलकर ही बनती है। अब इसमें क्या है कि कोई भी सरकार कब तक सरकार रहती है? तो उसका उत्तर यह है कि कोई भी सरकार तब तक रहेगी जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। तो लोकसभा में बहुमत का क्या है? आवश्यक है। राज्यसभा में उसकी क्या स्थिति है उस पार्टी की? कोई मतलब नहीं। वो पार्टी सरकार में रहेगी तब तक जब तक कि लोकसभा में उसका बहुमत है। तो निश्चित रूप से अगर ये शर्त है तो लोकसभा के प्रति ही वो उत्तरदायी है, ठीक है। कुछ बातें इस तरीके से कर सकते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका उत्तर बताएं। तो निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, प्रधानमंत्री जिसको चाहते हैं वो बैठता है, ठीक है। जो सरकार होती है वो चाहती है, हालांकि नाम तो हर जगह राष्ट्रपति का ही है। अगला, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदनों के अलग अलग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? इसका उत्तर बताएं। देखिए इसका उत्तर है ए, ठीक है। मंत्रिपरिषद तभी तक है उसका अस्तित्व जब तक कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। तो इसका उत्तर है ए, 12 का उत्तर है ए। इसमें एक बात यह है कि कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाने से के लिए 50 सदस्यों की सहमति चाहिए, ठीक है। मोदी 1.0 में जो है एक अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर के आई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के.आर. नारायण, जाकिर हुसैन। देखिए अब ये एक मुश्किल प्रश्न है, ठीक है। अभी तक जितने प्रश्न थे वो आसान प्रश्न थे, अब ये एक कठिन प्रश्न है। अब एग्जामिनर ये अपेक्षा कर रहा है आपसे कि भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको रखनी ही पड़ेगी, पहले राष्ट्रपति से लेकर के वर्तमान राष्ट्रपति तक। इस प्रश्न से यही अंदाजा लगाया जा रहा है, ठीक है। अब ये मुश्किल प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के.आर. नारायण, जाकिर हुसैन। तो इसका उत्तर है बीबी गिरी, ठीक है। तो 13 का उत्तर है बीबी गिरी।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ये 2 बार अध्यक्ष रहे, बीबी गिरी। ठीक है, तो 13 का उत्तर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, कोई भी हाई कोर्ट को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त में से सभी को। देखिए, विधि के सॉवरेन का अगर प्रश्न हाई कोर्ट में कोई इस तरह का उपस्थित हो जाता है तो वो तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से, कोई उसे ऐसा लगता है कि विधि का ऐसा कोई प्रश्न है जिसका में सलाह लेनी चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। ध्यान रखिए, ये जो है सलाह बाध्यकारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या विचार दे रहा है, इसे मानने न मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल स्वतंत्र है। हालांकि वो जो है इनसे राय ले सकता है। ठीक है, तो 14 का उत्तर है ए। ठीक है, राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? यह भी प्रश्न बहुत 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 बार रिपीट हुआ है। बलवंत राय मेहता समिति की, आयंगकर समिति, स्वर्ण सिंह समिति की, ठक्कर समिति की। तो किसके जो है सुझाव पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ठीक है, तो इसका उत्तर है सी, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है ये जोड़ा गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1972। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार, संविधान में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो इसका उत्तर बताएं 16 का। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, तो राष्ट्रपति जो है संसद के का भी भाग हैं। अगला, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। तो इसका उत्तर बताएं, ABCD में से कौन सा सही है? तो देखिए, अगर हम केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात करें, संघ की व्यवस्थापिका के बारे में बात करें, तो उसमें किससे लेना पड़ता है इजाज़त? राष्ट्रपति से। तो अगर राज्य विधानमंडल की हम बात कर रहे हैं, राज्य विधायिका की बात कर रहे हैं, तो किससे लेना पड़ेगा? तो राज्य के राज्यपाल से। ठीक है, तो 17 का उत्तर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। देखिए, संसद राज्य सूची के विषय पर कई स्थितियों में जो है कानून बना सकती है, लेकिन हमें इन ऑप्शंस में से अपना उत्तर तलाशना है। तो आप कमेंट करिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये बहुत बड़ा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, संघीय व्यवस्था में राज्यों को कुछ अधिकार दिया गया है, कुछ केंद्र को अधिकार दिया गया, तो राष्ट्रपति इतना हैवी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये तय है। तब कौन कर सकता है? तो देखिए, यहाँ 2 सदन है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है केंद्र में। ये ध्यान रखिए, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है केंद्र में। और ऐसे में
चूंकि राज्यों का प्रतिनिधि माना जाता है राज्यसभा को, तो ये पावर केवल और केवल राज्यसभा के पास है। तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तो जो है संसद को शक्ति मिल जाती है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता ही है। तो और कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसमें कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, ये कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो 18 का उत्तर है बी। अगला, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो संविधान का अगर निर्वाचन करना है तो कितना होनी चाहिए? 10, 9, 7, 5 कमेंट करिए। तो देखिए 5 होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है 19 का उत्तर डी। ठीक है, 5। अब जो है कमेंट करके ये बताइए कि अभी तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ किस मुकदमे के दौरान बैठी थी? ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो कमेंट करके बताइए। तो 19 का उत्तर है डी। अगला, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? इतनी बार पूछा गया ये प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है, बहुत रिपीट होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जैसा कि हम जानते हैं कि सी है। राजस्थान के नागौर जिले से जो है इसकी शुरुआत हुई, तो सी इसका उत्तर है। तो ये देखिए 2012 में जैसा कि हमने देखा कि कुल 20 प्रश्न जो है पूछे गए थे अकेले पॉलिटी से ही। तो कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और इसकी प्रकृति को भी आपने समझा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें जो क्लियर हुई, तो पहला तो ये कि पंचायती राज भी महत्वपूर्ण है, उसको देखना है। उसके बाद आर्टिकल्स से रिलेटेड हमें नॉलेज होना चाहिए, संसद के बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब आगे देखेंगे तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है भारत के संविधान का, उससे भी काफ़ी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। 21, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ठीक है, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। तो कौन सा अनुच्छेद संविधान में विधान परिषद की बात करता है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता है? ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कई राज्य हैं, उनकी कितनी संख्या है कमेंट करके बताइए, जहां बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी जो है वहां पर 2 विधायिका के अंग हैं, एक जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो ये विधान परिषद की बात हो रही है, और जगह पर और ज़्यादातर राज्यों में क्या है, केवल एक सदन है। तो ये पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में जो है इसका जिक्र किया गया है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 169। ठीक है, विधान परिषद की बात इसमें की गई है। अगला, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 338 और 338 ए, 337, 334 और 339। ठीक है, तो इसका उत्तर आप बताएं, ABCD। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 338 में बस इतनी बात लिखी गई थी कि एक प्राधिकारी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करेंगे, जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है उनके कल्याण के लिए काम करेगा। बाद में जो है ये एक आदेश के द्वारा जो है एक आयोग की संरचना की गई,
तो इसमें दोनों थे, SC ST दोनों के लिए। लेकिन बाद में क्या किया गया कि अनुसूचित जाति के लिए अलग और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग बना दिए गए। ठीक है, तो ये है इसका उत्तर ए 338 और 338A क्रमशः SC और ST के लिए आयोग। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो हम लोगों ने बनाया है उसमें इन सब बातों को बड़े विस्तार से हमने जो है किया है, एक एक चीज़ों को बड़ा जो है डिटेल में देखा है। तो अभी तक अगर आप डेमो देखना चाहें टेस्ट का तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देखेंगे। अगला, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? एक नियम है कि भाई राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व देंगे। तो 331, 221, 121, 139। देखिए एक चीज यहां समझ लीजिए कि बहुत दूर दूर ऑप्शंस लगाए गए हैं। ठीक है, तो एक जैसे अब तो मान लीजिए अगर टफ प्रश्न बन रहा है तो ये नहीं चल पाएगा। नहीं तो अगर आपको संविधान की सभी अनुसूची याद है, अगर आपको जो है संविधान के सभी भाग मतलब कहाँ से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक की बात हो रही है, तो ये काफ़ी आपको हेल्प करता है जब ऑप्शंस बहुत दूर दूर हो तो उस स्थिति में। तो ऐसे में जो है इसका 23 का उत्तर है 331A। ठीक है, 331 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लेकर के आएंगे। अगला, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये नीति निदेशक सिद्धांत आ गए, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो इसमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। 24, तो देखिए 24 में अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये गलत सुमेलन है। ठीक है, DPSP कुल 3 प्रकार के हैं, समाजवादी, गांधीवादी और पश्चिम उदारवादी। इन 3 में बनाया गया है इनको। ठीक है, तो जो डेमो PDF है उसमें इसके बारे में बड़े डिटेल से सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगला, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861, 1851, 1871, 1881। जल्दी से उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर है A 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसी के अंतर्गत जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट बना करके ये जो है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में क्रमशः 3 उच्च न्यायालय खोले गए। अगला, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? KM पनिकर, HN कुंजरू, महात्मा गांधी। ठीक है, तो आप देख लें अगर तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन रिलेवेंट नहीं लगते हैं, बहुत दूर दूर है। एग्जामिनर ने एकदम इस प्रश्न को आसान बनाने का प्रयास किया है। तो इसका उत्तर है D बलवंत राय मेहता। 1957 में इन्हीं के नेतृत्व में जो है एक कमेटी गठित की गई थी। अगला, पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य, तो आप देख रहे हैं कि पंचायतों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, स्थानीय स्वशासन से। खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो आसान प्रश्न है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा क्या होते हैं? ये निर्वाचित होते हैं। अगला, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन
क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो इसका उत्तर बताएं। तो देखिए इसका उत्तर है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ठीक है, अब ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस पे कुछ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों को ये प्रश्न समझ ही नहीं आया होगा कि ये क्या बात हो रही। देखिए जो है लोकतंत्र में चुनाव कराने की कई तरह की पद्धतियां हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो भारत में है। ठीक है, कि मतलब 10 लोग लड़ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो ऐसे में क्या हम देखते हैं कि एक व्यक्ति 50,000 वोट पा करके चुनाव जीतता है और दूसरा व्यक्ति 49,999 वोट पाकर चुनाव हार जाता है। तो इतने बड़े आंकड़े में एक वोट के अंतर से कोई जो है लोकसभा और विधानसभा में पहुंचता है और कोई जो है चुनाव हार जाता है। ये हमारे यहाँ यही पद्धति हम देखते हैं। लेकिन एक दूसरी पद्धति भी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की। इसमें जो है क्या होता है कि कौन सा दल कितना प्रतिशत वोट पाया पूरे राज्य में, उसके अनुसार उसको सीटें दे दी जाती है। यानी 100% जो है कि मान लीजिए 100 सीटें हैं और कोई किसी दल ने, कुल 8-10 दल लड़ रहे हैं चुनाव, तो किसी दल ने कितना पाया किस विधानसभा में, क्या ये सबसे कोई मतलब नहीं है। अगर वो ओवरऑल उसका वोट प्रतिशत अगर 8% है तो उसे 8 सीटें दे दी जाएंगी। अगर 100 सीटें हैं, किसी का 20% है तो उसे 20 सीटें दे दी जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व क्या होता है, सुनिश्चित होता है। अब देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या दिक्कत है कि अगर कोई एक समूह ऐसा है जिसके पास केवल 20,000 वोट हैं और लगभग यही हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी हाल है, तो जाहिर सी बात है कि 20,000 पर जो है से ऊपर चुनाव निकल रहा है, 50-60 हज़ार पे जाने पे जीत हार का निर्णय हो रहा है, तो उनका तो प्रत्याशी हमेशा हारेगा। जैसे अगर आपने देखा हो तो पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुत अधिक वोट प्रतिशत पाने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला था। ठीक है, तो इसलिए अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, हालांकि ये बड़ी प्रक्रिया टेढ़ी है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो सबसे पहले जो है पोस्ट पर पहुंचा, खम्भे को छू लिया, दौड़ते हम लोग ना, खम्भे को छू के भागो। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और योजना आयोग। जल्दी से बताएं। तो देखिए डी इसका उत्तर है योजना आयोग। और योजना आयोग से इतना प्रश्न पूछा जाता है कि मोदी जी को लगा कि अब इसे जो है समाप्त कर देना चाहिए, है ना। एकदम उखाड़ दिए थे लोग योजना आयोग को। ठीक है, अच्छा, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में। तो हमारे संविधान किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो जिला स्तर पर जिला पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो यही पूछा जा रहा है कि किस भाग में है ये। तो इसका उत्तर है 30 का ए, संविधान के भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया है। और 9A में नगर पंचायतों का प्रावधान किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो आप देखिए केवल और केवल पंचायतों से ही कितने प्रश्न आपको मिले हैं, आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये काम राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक है, इसके बारे में पूरा संविधान में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। तो इसका उत्तर बताएं। तो ये 9वीं अनुसूची में है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन करके ये जो है किया गया, 9वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, और डी इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो ये तीनों जो है क्षेत्राधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो 33 का डी। अगला 34, निम्नलिखित राज्यों में से 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब। तो ये रिकॉर्ड है किसके नाम पर, किस राज्य? तो इसका उत्तर है सी, बिहार। ठीक है, तो 34 का है बिहार, और इस दौरान यहां पर बनी 9 बार सरकारें। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? प्रश्न देखने में कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य में सम्मिलित है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इसका उत्तर बताइए। देखिए, यहां जो अभी तक प्रश्न बनाने का ट्रेंड है वो बहुत हैवी भी अगर प्रश्न आपको दिख रहा है तो ध्यान से उसको पढ़िए। ठीक है, अब आगे व्यवस्थाएं बदल जाएं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो है किसी भी तरह का प्रश्न हो उसमें जो है सबसे जो आसान जानकारी होती है वही पूछी जाती है कि वो आपको पता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से इतना स्टेटमेंट देने के बाद भी केवल एक चीज़ पूछा जा रहा है कि जाकिर हुसैन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, ये क्या आपको पता है? अगर पता है तो आपको ये पता है कि जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये दूसरे उपराष्ट्रपति थे। और ये सबको पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो आप ये देख लीजिए कि अगर ये पता है, जाकिर हुसैन कब रहे कब नहीं रहे नहीं पता है, छोड़िए वो भी नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। तो ये डी गलत हो गया, और एक गलत जब आपने खोज लिया तो इसका मतलब और सब सही होगा, पता हो आपको या ना पता हो। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया कि नहीं ये तो पक्का गलत है, तो फिर ये सब सही होंगे, इस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भैया 13 का भी पेपर समाप्त हो गया। 20 से हमने शुरू किया था और 35 पर हम आए, तो 13 में कुल 15 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से 5 केवल और केवल स्थानीय स्वशासन से थे। आगे आते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखते चलिए कि क्या 12 से 14 के प्रश्न पत्र में कोई बदलाव दिख रहा है या नहीं। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त
हटाया जा सकता है। ठीक है, निर्वाचन में केवल और केवल जो है एक सदस्यीय ये आयोग था। 1989 में इसे 3 सदस्यीय किया गया, फिर इसको जो है 1 सदस्यीय कर दिया गया और फिर से अभी वर्तमान में ये 3 सदस्यीय है। ठीक है, तो इसका उत्तर है 36 का सी। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को, इन सब विषयों में देखिए प्रधानमंत्री और विधि मंत्री का तो कोई मामला हो ही नहीं सकता। मामला फंसेगा मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति में। अगर मान लीजिए आपको ठीक से इसका उत्तर नहीं पता है तो ये मामला जो है यहां फंस सकता है, लेकिन इसका उत्तर है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला अब देखिए कुछ अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, देखा जाए। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं की जा सकती। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। 1, 2 और 3, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4। तो कौन सा इसमें से सही है? तो ये तो 1 तो सही है कि यह भंग नहीं की जा सकती। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का, ये गलत है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो 2 तो नहीं होगा। प्रत्येक 2 वर्ष या इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, तो ये भी सही है, तो 1 और 3 सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु वर्ग के नहीं होंगे, ये गलत है, 30 वर्ष होता है, तो इसका 38 का उत्तर है सी। ठीक है, 39, भारतीय संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। अब आप देखिए 12 में भी ये प्रश्न आपने देखा था और देखिए 14 में भी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ नीचे कूट दिया गया है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के बनती है, तो 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 यानी उसका उत्तर है ए। तो 39 का उत्तर सही है ए, 39 का ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो इसका उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। ठीक है, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और एक बात आपको मैं बताऊं कि संसद में जो 2 प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी, अस्थायी, उन सब का ज्ञान आपको चाहिए। तो प्रीलिम्स में उनसे जुड़े हुए प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं, तो संसद की समितियों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर है 41 का लोकसभा का अध्यक्ष यानी ए। 42 पे आते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। ए, बी, सी, डी, इसमें से किसके अंतर्गत विवेचना की गई है यह बताना है। तो इसका उत्तर है बी, 268 से लेकर 281 तक में जो है, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच 3 प्रकार के संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ठीक है,
तो उसी में से वित्तीय संबंधों के बारे में पूछा जा रहा है। तो 42 का उत्तर है बी। ठीक है, अनुच्छेद 268 से 281। अगला, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव और टी.टी. कृष्णाचारी। तो ABCD में उत्तर बताइए कौन सा है। तो देखिए 43 का उत्तर है बी.एन. राव। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास में ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ लोगों को कम करके भी बहुत अधिक मिल जाता है और कुछ लोगों को बहुत करके भी बहुत कम मिलता है। उसका एक उदाहरण अगर भारतीय जनता पार्टी में आप देखना चाहें तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को आप देख सकते हैं। हालांकि लोग इस बात को समझेंगे नहीं, लेकिन अगर एक संगठनकर्ता के रूप में देखेंगे तो अटल जी से बड़ा योगदान आडवाणी जी का भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है। और वो पहले व्यक्ति थे कि जब उन्होंने खुद अपने मुंह से ये प्रस्तावित किया कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री अटल जी बनेंगे, जबकि पूरा संगठन RSS वगैरह सबका क्या था कि नहीं, आडवाणी जी बनेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 96 में आडवाणी जी ज़्यादा मजबूत थे और संगठन वगैरह सारा ये चाहता था कि यही बने, अयोध्या आंदोलन के वो नेता थे। लेकिन आज उनकी छवि क्या है लोगों में कि वो कुर्सी के लिए क्या थे कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे या ऐसा चाहते थे या वैसा चाहते थे, जबकि वो त्याग के बहुत बड़े प्रतिमूर्ति हैं भारतीय राजनीति में। तो लेकिन उनकी सारी योग्यता चली गई। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक बी.एन. राव भी है। तो आप जो सुनते हैं कि हमारा संविधान क्या है, कॉपी पेस्ट है, ऐसा सुनते हैं आप। मेरा क्या विचार है मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको बताता हूँ। आप अक्सर सुनते रहते होंगे ना ये बात। तो वो मटेरियल कौन उठा करके लाया था, मान लीजिए अगर कॉपी पेस्ट भी है तो कौन लेकर के आया था उसको, इसका उत्तर खोजिएगा। और उसके बाद फिर बी.एन. राव के जरिए मैं क्या आपको बताना चाहता हूं वो भी उत्तर आपको मिलेगा। आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन. गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर और सरदार पटेल। तो 44 का कौन सा उत्तर है? तो 44 का उत्तर है सी। कौन कौन था? एन. गोपालास्वामी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पटेल जी और नेहरू जी का मामला इसमें नहीं है। प्रारूप समिति कुल 7 सदस्यों से मिलकर के बनी थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। अगला देखिए, योजना आयोग से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आ गया। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो देखिए, वित्त आयोग के बारे में भी लिखा गया है, लोक सेवा आयोग के बारे में भी लिखा गया है, चुनाव आयोग के बारे में भी लिखा गया है संविधान में। तो ये योजना आयोग, ठीक है। विभिन्न तरीकों से जो है इससे प्रश्न पूछे ही जाते रहे थे पीछे। अगला, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो इसका उत्तर है बी, 14 दिन, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए जो है कि क्या प्रक्रिया है और जो है बहुमत का रिक्वायरमेंट क्या होता है, वो जो है कमेंट करके बताइए। तो 46 का उत्तर है बी। अगला, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अब ये देखिए कि कहीं ना कहीं आंग्ल भारतीय से जुड़ा हुआ ये जो है तीसरे बार रिपीट हो गया इतने दिन में, मतलब इतने वर्षों में। आप देख रहे हैं रिपीटेशन कैसे चल रहा है प्रश्नों का।
तो इसका उत्तर है डी 2। ठीक है, तो 47 का उत्तर है डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? PBN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो देखिए, एक चीज तो है कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये तो पंचायती राज से जुड़े लोग हैं। इनका नाम बार बार इन लोगों का नाम भी अमर हो गया है। UPPCS के जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लगातार पूछे प्रश्न इनके ऊपर बनाए गए हैं कि ये लोग अमर हो गए हैं। देखिए, आज इसी से जुड़ी हुई एक रोचक बात आपको बताना चाहूँगा कि अब ये कहा जा रहा है कि अगर किसी को इतिहास से बाहर करना हो, अगर आप ये चाहते हैं कि किसी के बारे में अगली पीढ़ी न जाने, ठीक है, तो आपको बस इतना करना है कि उनसे जुड़े हुए प्रश्न परीक्षाओं में बनाने छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इतना एग्जाम ओरिएंटेड हो चुके हैं कि हमें अलग कुछ पढ़ना नहीं है। अगर परीक्षा में आना है तो हम पढ़ेंगे, और अगर नहीं परीक्षा में आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो जिस व्यक्ति को भी आप डिफेम करना चाहते हैं उसके ऊपर प्रश्न मत बनाइए। नेताजी बोस के ऊपर जो है बहुत कम प्रश्न भी बनाए गए और बहुत कम पन्ने उनके बारे में इतिहास की किताबों में लिखे भी गए, ये आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस मामले में अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता बंधु जो है काफ़ी वो रहे, तो सबको याद है। तो ये तो दो ना हैं ही। अब फंसेगा मामला जो है, अगर फंसना है तो ए और बी में। ठीक है, तो 1/3 ही नंबर कटना है और मिलेगा तो 50। ठीक है, तो इसमें से राम का नाम लेकर कोई मारा जा सकता है, हालांकि उत्तर इसका ए है। ठीक है, और जो थोड़ा जानता है उसको पता है LM सिंघवी समिति भी पंचायती राज से जुड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 48 का उत्तर ए। अब आते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? अब देखिए, संयुक्त बैठक से ये तीसरा प्रश्न है, बदल बदल के चल रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा का सभापति। तो देखिए, एक चीज तो तय है कि ये दोनों नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, आप देखिए किस प्रकार से प्रश्न बनाया जा रहा है। तो आप अगर फंसेंगे कहीं तो यहीं फंस सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो लोकसभा के सदस्य ज़्यादा रहते हैं। तो इसका उत्तर है डी, जैसा कि आप जानते ही हैं। लेकिन ऐसे ये ए बी को तो आप हटा सकते हैं, तो 4 से भले 2। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस मामले से आई, यह पूछा जा रहा है। इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसाद का वाद, रुदल शाह का वाद। रुदल शाह का वाद तो मैंने पहली बार सुना है। शंकरी प्रसाद, इंदिरा साहनी, तो देखिए इसमें से कोई नहीं। पहली बार आया जो है मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को छू भी नहीं सकती। और धीरे धीरे ये इवाल्व होते चला गया। आज तो बहुत सारे मूल ढांचा हैं संविधान के। क्या क्या है कि संविधान का कि संसदीय स्वरूप ही रहेगा भारत में शासन का। उसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता ये मूल ढांचा है। उसके अलावा जो है धर्मनिरपेक्षता ये मूल ढांचा है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन ये मूल ढांचा है। इस तरीके के चीजें। ठीक है, आगे आइए। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। अब कंडीशन पूछ रहा है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल कब माना जाएगा। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है।
वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 51 का उत्तर बताएं। तो देखिए बी और सी में टैली है, ठीक है। अब आप इसका उत्तर कमेंट करके बताएं कि इसमें से जो है कौन सा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। मतलब कौन सा राज्य कब बना। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। अब कूट में से छांटना है, तो थोड़ा सा हम जो है प्रैक्टिस करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, देखिए सबको ये पता है कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य जो बना वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश तो हमें पता है कि सबसे पहले बना, ठीक है। तो 1 फर्स्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो बी में भी है और ए में भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सी और डी रिलेवेंट नहीं है, लड़ाई ए और बी में है। तो 4 को हमने दिमाग लगा के क्या कितना कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। तो 4 से भले 2। अब जो है अगर हमें पता हो तो सिक्किम का तो हमको जो है पता चल सकता है कि भाई सिक्किम का जो मामला है वो तो लास्ट में हुआ, ठीक है। सिक्किम को भारत में मिलाया गया। तो अगर हम यहाँ से दिमाग लगाएं तो देख रहे हैं दोनों जगह 4 है, तो यहाँ दिमाग नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि एग्जामिनर ये जानना चाहता है आपसे कि ये बताओ कि पहले हरियाणा बना कि पहले हिमाचल बना। बस आपका प्रश्न इन्हीं 2 बिंदुओं पर है, पहले हरियाणा बना कि पहले हिमाचल बना, ठीक है। तो पंजाब से हिंदी भाषी क्षेत्रों को काट करके क्या बनाया गया, हरियाणा को बनाया गया। हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर वो राज्य बना, तो हरियाणा, ठीक है। तो 3, तो कैसे है 1 3 1 3 2 4, तो बी, ठीक है। अब इसमें राम का नाम लेकर के भी मारा जा सकता था, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारत में संघीय न्यायालय की बात की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है बात की गई थी संघीय न्यायालय बनाने की, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 2012 से लेकर 2014 तक यानी कुल 3 वर्षों के पेपर को डिस्कस किया पॉलिटी के। आगे भी जो है हम 15, 16, 17, 18 के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूँ इसी लेक्चर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।